जब भी किसी देश को मिलिट्री सुपर पावर या सैन्य महाशक्ति के रूप में जाना जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले जहन में यही आता है कि उस देश के पास अपनी बहुत बड़ी सेना हो और उस सेना को सपोर्ट करने के लिए उसके पास हर नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हथियार हो। साथ ही साथ आज न्यूक्लियर वेपन की दौड़ में उसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर हथियार मौजूद हो। लेकिन ये सब किसी मिलिट्री सुपर पावर की शुरुआती तस्वीर होती है। शुरुआती तस्वीर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर यही मिलिट्री सुपर पावर होने का लास्ट गोल होता तो रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स तो आज के समय में दुनिया के करीब 9 देशों के पास हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है और भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे सेफ कंट्री के रूप में भी देखा जाता है। फिर भी आज इंडिया को मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर नहीं जाना जाता। दोस्तों, मिलिट्री सुपर पावर होने की कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन तो नहीं है और ना ही कोई ऐसा बार सेट किया गया है कि किसी देश के पास अगर इतने नंबर ऑफ सोल्जर्स या इतने नंबर ऑफ सरपंच होंगे तो उसे सुपर पावर की कैटेगरी में गिना जाएगा। बल्कि अगर इसे एक जनरल डेफिनेशन के फॉर्म में रखें तो उसी देश को मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर आज कहा जाता है जिसका दबदबा पूरी दुनिया में ऐसा हो कि उसके खिलाफ जाने की हिम्मत दुनिया के किसी भी देश के अंदर नहीं हो। और अगर कोई उसके खिलाफ जाता भी है तो उसकी आर्मी उस पूरे देश का कुछ भी बिगाड़ ना पाए। एग्जाम्पल के लिए आपको बहुत ही पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पिछले 1 सालों से चले आ रहे रशिया यूक्रेन वॉर को ही अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ले तो जियोपॉलिटिकल कंडीशन को हम मिलिट्री सुपर पावर तौर पर बेहतर समझ पाएंगे। दरअसल ये तो सबको पता ही होगा कि पिछले 1 साल से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोला हुआ है और उनका विरोध करने के लिए पश्चिमी देशों में यूरोप और अमेरिका की आर्मी भी उनका खूब साथ दे रही है। यहाँ तक कि नाटो की आर्मी यूक्रेन के साथ मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 1 साल से किसी भी बड़े देश की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो एक साथ यूनाइट होकर भी रशिया के ऊपर हमला बोल सके और इस जंग से यूक्रेन को बचा सके, क्योंकि कहीं न कहीं इन सभी देशों को इस बात का खतरा है कि रशिया किसी भी तरीके से हमले से निपटने के लिए अपने आप में तैयार है। अगर कोई देश रूस पर हमला करता है तो उसमें उसी की आर्मी और मिलिट्री को नुकसान होगा। इसी दबदबे को अगर आप एक टर्म दे तो वो कहलाएगा मिलिट्री सुपर पावर। आज के दौर में रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर दुनिया भर में देखा जाता है। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट सेंचुरी की शुरुआत से जिस तरीके से यूएसए नहीं मिडिल ईस्ट देशों में अपनी मिलिट्री के दम पर वहां अपना वर्चस्व बढ़ाया, उन देशों को तबाह करते हुए वहां पर लोकल ट्रेन रेशम से लेकर के हर तरीके की बर्बादी की शुरुआत की उसमें बड़े लिस्ट के लगभग सभी देश जिसमें अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, ईरान बर्बाद होते रहे। अमेरिका ने इन जगहों पर सिर्फ और सिर्फ अपने मॉडर्न हथियारों और आर्मी के दम पर अपनी मनमर्जी चलाई और वहां के रिसोर्सेज पर अपना अधिकार करके वहां की गवर्नमेंट को भी अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की है। और यहाँ तक कि इराक के सबसे बड़े तानाशाह सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी की सजा तक दिलवाई। और यह सब अगर पॉसिबल हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ यूएसए की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर की वजह से, जिसका जवाब मिडिल ईस्ट के किसी देश के पास नहीं था जो अपने सबसे पड़ोसी देश से मिल पाए। तो अमेरिका का क्या ही कर सकते थे। ऐसी हरकत पर पूरी दुनिया से उसे नफरत हासिल हुई, लेकिन कभी भी किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह अमेरिका से सीधे तौर पर इस मुद्दे पर विरोध जता सके। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि 20वीं सदी में अमेरिका ने अपनी मिलिट्री एक सुपर पावर के रूप में तब्दील करते हुए खुद को सैन्य महाशक्ति के रूप में बदल दिया था, जो कि आज तक बरकरार है। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग ढंग से समझने के लिए हम हिस्ट्री में उस दौर में चलते हैं जब 20वीं सदी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन कैपिटलिस्ट अमेरिका और कम्युनिस्ट यूएसएसआर के बीच एक तरीके का कोल्ड वॉर चालू हो गया था जिसमें इन दोनों देशों ने एक दूसरे को पछाड़ने के लिए हर वो हरकत की जिससे वो एक दूसरे से आगे निकल सके। लेकिन इन दोनों ने ही आपस में डायरेक्ट युद्ध करने की कभी भी कोशिश नहीं की, क्योंकि इन दोनों देशों को ये पता था कि ये दोनों ही देश एक मिलिट्री सुपर पावर हैं। लेकिन अगर हम इसी मिलिट्री सुपरमेसी को इंडिया के टर्म में देखें तो बीते कुछ दशकों में पाकिस्तान जो भारत का इतना विरोध करता है वह भारत में घुसपैठ, आतंकवादी और प्रॉक्सी वॉर का ही सहारा लेकर के भारत से एक तरीके की जंग किए जा रहा है। क्योंकि बीते कुछ दशकों में भारत की मिलिट्री और आर्मी इतनी ज्यादा अपडेट हो चुकी है कि पाकिस्तान के लिए वो बहुत मुश्किल साबित हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान कभी भी भारत पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जो मिलिट्री का वर्चस्व है, यही वर्चस्व जब पूरी दुनिया में बन जाएगा और दुनिया का कोई भी बड़ा या छोटा देश भारत पर डायरेक्टली अटैक करने के बारे में नहीं सोचेगा, उसी दिन भारत एक मिलिट्री सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे पर बात हो ही रही है, तो इसकी सबसे बेसिक सवाल पर भी नजर डाल लेते हैं
जो है कि आखिर भारत को एक मिलिट्री सुपर पावर बनने की जरूरत क्यों है। दोस्तों, वैसे तो भारत के बारे में ये बात बिल्कुल साफ है कि भारत हमेशा से ही एक ऐसा देश रहा है जो सामने से कभी भी किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करने से परहेज करता है, जब तक की स्थिति ऐसी न हो जाए कि उसे अपने देश को बहुत बड़ा खतरा ना महसूस हो। क्योंकि भारत के कल्चर में पूरी दुनिया को भी एक फैमिली की तरह ही ट्रीट किए जाने वाला वसुधैव कुटुंबकम का थॉट फैला हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें तब थी जब भारत ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया के देशों से बहुत पीछे हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में भारत की इकोनॉमी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस कैपेबिलिटी ही उसे ग्लोबलाइज कंट्री के तौर पर आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर रही है। जिसमें अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी को अगर अलग करके रख दें तो बचती है डिफेंस कैपेबिलिटी। अगर आज भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को ग्लोबल लेवल पर ले जाकर इतना एक्सटेंडेड नहीं कर देता है कि उस पर अटैक करने वाले हर देश को कई बार सोचना पड़े, तो वो एक डेवलप नेशन बनने की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएगा। यहाँ तक कि अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज स्कोर भी इंक्लूड कर लें तो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी अगर कमजोर होती है तो जाहिर सी बात है कि भारत की इकोनॉमी और उसकी फॉरेन पॉलिसी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई देश परमानेंट किसी वित्त के सिचुएशन से गुजर रहा हो तो उस देश का दूसरे देश के साथ कितने अच्छे रिलेशंस होंगे, यह पाकिस्तान के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। भारत के लिए मिलिट्री सुपर पावर बनने की होड़ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर उसके दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी देशों की बात करें तो दोनों ही भारत के साथ बहुत ही बड़ी सीमाएं साझा करते हैं और यह दोनों ही देश समय समय पर भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए सीमाओं पर कोई ना कोई हरकत करते रहते हैं। अगर ऐसे में भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान की मिलीजुली सांठगांठ से भारत की इंटरनेशनल सिक्योरिटी से लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी तक खतरा हो सकता है। इसलिए भारत को एक इंटरनेशनल मिलिट्री सुपर पावर बनना आज के दौर में बहुत जरूरी है। लेकिन भारत कैसे इस राह पर अपनी मंजिल पा पाएगा, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज भारत अपनी मिलिट्री पावर में कहाँ स्टैंड करता है, यानी भारत की अभी मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या क्या है। तो दोस्तों, अगर हम 2022 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो इस समय भारत 14,55,000 एक्टिव सोल्जर्स के साथ दुनिया भर में चौथे नंबर पर स्टैंड करता है। साथ ही अगर एयरफोर्स की बात करें तो भारत के पास इस समय करीब 2,182 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल में भारत के पास करीब 12,000 व्हीकल्स की मौजूदगी है। और जंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी टैंक्स की बात करें तो इस समय इंडिया के पास करीब 4,600 से ज्यादा टैंक्स मौजूद हैं। इसके बाद बात भारत की नेवी की करें तो इस समय इंडियन नेवी के पास करीब 13 फ्रिगेट शिप्स और उसके साथ 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स की मौजूदगी की बात भी की जाती है। आज इंडियन नेवी अपने 17 पनडुब्बियों के साथ भारत के अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। और तो और आज भारत की नेवी के पास अपना खुद का 2 विमान वाहक पोत मौजूद है, जिसमें एक है INS विक्रमादित्य और दूसरा है IAC विक्रांत। इसी मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से आज भारत से ऊपर सिर्फ 3 ही देश नजर आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रशिया, तीसरे पर चाइना मौजूद है। इसके अलावा भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स की भी कोई कमी नहीं है और उसके पास अंतर महाद्वीपीय कई ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनके दम पर वो कोई भी जंग बड़ी आसानी से जीत सकता है। लेकिन उसके बावजूद आज चौथे नंबर की सबसे बड़ी मिलिट्री दुनिया की सुपर पावर नहीं है। तो ऐसा क्यों है, उसे समझ लेते हैं और उसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर इंडिया कैसे बन सकता है। तो जिस तरीके से एक रिपोर्ट के सहारे से आपने ये समझा था कि भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसे उसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बनाती है, ऐसे ही एक और रिपोर्ट का सहारा लेकर आइए आपको बताते हैं कि कैसे भारत के लिए ये रैंकिंग कोई खास मतलब नहीं रखती। दोस्तों, पूरी इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर की 2021 की रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इम्पोर्टर है। भारत अपने मिलिट्री के लिए लगने वाले हर उस हथियार को दूसरे देशों से अपने देशों में इम्पोर्ट करवाता है जिसे उसकी जरूरत होती है। आंकड़ा तो ये भी कहता है कि भारत टोटल ग्लोबल इंपोर्ट का 11% अकेले ही करता है, यानी कि दुनिया भर में जितने भी हथियार अलग अलग देशों के द्वारा इंपोर्ट किए जाते हैं उसमें 11% सिर्फ भारत की तरफ से होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए पूरे तरीके से दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं और हमारे यहाँ हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि भारत पूरी तरीके से इस मामले में आत्मनिर्भर बन सके। अगर आप फिर से ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग को देखेंगे तो भारत से ऊपर 3 जो सबसे बड़े देश नजर आ रहे हैं उनके साथ मिलिट्री सुपर पावर होने का नाम इसलिए भी जुड़ा है क्योंकि वो भारत से बिल्कुल अलग हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं
कि इन तीनों देशों में हथियार बनाने की आत्मनिर्भरता बहुत पहले से ही डेवलप हो चुकी है और ये इसके लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं करते। यहाँ तक कि यही तीनों देश आज दुनिया के सबसे बड़े हथियार एक्सपोर्टर बने हुए हैं और भारत भी अमेरिका और रशिया से ही सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करवाता है। अगर आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाना चाहें तो आज भारत का पूरा हवाई अड्डा जितना बड़ा है वो अमेरिका का महज 1/6 हिस्सा ही है। यानी अमेरिका के पास हमसे 6 गुना ज्यादा हवाई जत्था मौजूद है। एग्जाम्पल को थोड़ा और एक्सटेंड करके समझे तो जहां भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी दुश्मन चाइना अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर प्लेन डेवलप करने में लगा हुआ है, वहीं भारत आज भी पुराने और पिछड़े जनरेशन के फाइटर प्लेन जैसे MiG-21 जिसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ते हुए ताबूत के नाम से भी जाना जाता है, उसे उड़ाने के लिए मजबूर है और आए दिन हादसों की खबरों से अखबार को भरे जा रहा है, क्योंकि आज भी अपने यहाँ मिलिट्री एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। यही कारण है कि आज भारत फ्रांस और रशिया से एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करवाता है। फ्रांस की राफेल डील को कोई भी भूल नहीं सकता है, जिसके ऊपर देश में ही कितना सारा विवाद हो चुका है। अब अगर हम इंडियन नेवी की ही बात करें तो आज भारत के पास जो 2 सबसे बड़े युद्धपोत की बात की जाती है, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं इन्हीं बड़े बड़े दुश्मनों से लाए हुए टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। और अगर इस्तेमाल नहीं भी किया गया तो भारत में डेवलप हुए युद्धपोत इन देशों की तुलना में कहीं ज्यादा कमजोर हैं। अगर चाइना का एग्जांपल लें तो आज चाइना के पास हमसे करीब 3 गुना ज्यादा नौसेना का जत्था मौजूद है, क्योंकि आज की इतनी बड़ी कंडीशन के बावजूद भारत के पास में है 17 पनडुब्बियां और लगातार बढ़ते हिंद महासागर में चीन का खतरा इन पनडुब्बियों से खत्म नहीं होने वाला। यानी कि अगर भारत की बात की जाए तो उसके पास चीन की तुलना में नेवी और आर्मी की कमी है। ऐसे में भारत खुद को मिलिट्री सुपर पावर कैसे बना सकता है? आइए जरा उन फैक्टर्स पर भी ध्यान देते हैं। तो मिलिट्री पावर से मिलिट्री सुपर पावर बनने के लिए भारत को सबसे पहले अपनी सेल्फ रिलायंस के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि अगर भारत खुद को इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं बना पाता है तो वो लगातार दूसरे देशों से हथियार को इतने बड़े लेवल पर इंपोर्ट करवाता रहता है, तो कहीं न कहीं वो उन सारे देशों से दबा हुआ है और दबा ही रहेगा जहां से वो हथियारों की खरीद करता है, जिसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल तो बीते दिनों रशिया के साथ हुए उसके हथियारों के सौदे से ही लिया जा सकता है कि जब भारत ने रशिया से एक आम डील की तो अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाया कि वो रशिया से हथियार ना खरीदे। लेकिन अमेरिका के इस दबाव को जब भारत ने इग्नोर करने की कोशिश की तो अमेरिका ने इसका जवाब दूसरे तरीके से देते हुए पाकिस्तान को 16 एयरक्राफ्ट मुहैया कराए। इसलिए अगर भारत वेतन प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होगा तो इससे न सिर्फ उसकी मिलिट्री पर फर्क पड़ेगा बल्कि भारत की फॉरेंसिक पॉलिसी पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है और वो कहीं न कहीं इन मिलिट्री सुपर पावर देशों के कंट्रोल में आने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए शायद भारत ऐसा ही कुछ करने की राह में आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि जिस सिप्री की रिपोर्ट के तहत हमने आपको ये बताया था कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा वेपन इंपोर्टर है, उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत ने बीते कुछ सालों में अपनी इस इंपोर्ट को कम किया है। मिलिट्री को आत्मनिर्भर बनाने में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उसके जो कई सारे मुहिम चल रहे हैं, उसमें से मेक इन इंडिया के तहत हथियार बनाने का काम भी बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। इसलिए 2025 तक भारत सरकार ने $25 बिलियन की प्रोटेक्शन का टारगेट रखा हुआ है। अगर 2025 तक भारतीय टारगेट कर लेता है तो उसमें आगे बढ़ जाएगा बनने के लिए और आगे ले जाएंगे। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो डिफेंस बजट या मिलिट्री एक्सपेंसेस। आंकड़ों के हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री पर करीब $732 बिलियन खर्च करता है, तो वहीं चाइना अपनी मिलिट्री पर करीब $261 बिलियन का खर्च करता है। इस पहले और दूसरे पोजीशन पर अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे पर भारत की बात आती है। लेकिन इसके बावजूद भारत की जो मिलिट्री एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ $72 बिलियन ही है, जो कि चाइना और अमेरिका की तुलना में कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में अगर भारत को मिलिट्री सुपर पावर बनना है तो उसे कहीं न कहीं अपने डिफेंस बजट को ग्रेजुअली बढ़ाना होगा और आने वाले कुछ सालों में टारगेट रखना पड़ेगा कि भारत की जीडीपी का एक अच्छा खासा हिस्सा उसके डिफेंस बजट को ही दिया जाए, ताकि भारत पैसे की कमी की वजह से अपनी मिलिट्री को सुपर पावर बनने से रह न जाए। इसलिए भारत को अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने के साथ ही साथ डिफेंस बेस्ड R&D और टेक्नोलॉजी पर भी लगातार काम करना होगा और कहीं न कहीं उसे इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि बतौर सोल्जर जो लोग भारत की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके की सैलरी की दिक्कत ना हो, ताकि देश की सुरक्षा के काम में पैसे की कमी को सोचते हुए कहीं वो पीछे न रह जाएं। इसलिए सैन्य महाशक्ति बनने के लिए आत्मनिर्भरता और डिफेंस बजट पर काम करना होगा, क्योंकि अगर डिफेंस बजट नहीं बढ़ेगा तो भारत में प्रोटेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत अभी तक टेक्नोलॉजी में उतना डेवलप नहीं हो पाया है जितना कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश हो चुके हैं। लेकिन भारत के पास अभी भी समय है, क्योंकि अभी भारत को अपनी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर भारत का डिफेंस भी उसकी इकोनॉमी के ही साथ साथ ग्लोबल लेवल पर खुद को प्रूव करने लगता है तो उसी दिन भारत मिलिट्री सुपर पावर बन जाएगा। आपकी इस मामले में क्या राय है?
आपको क्या लगता है कि भारत की सरकार आने वाले सालों में मिलिट्री को इस तरीके से रिफॉर्म करेगी, खास तौर से उसके बजट और टेक्नोलॉजी पर नए तरीके का काम किया जाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।